हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भरत कुमार नेमा है। विक्रमशिला एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। एमपीपीएससी 2025 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए विक्रमशिला एकेडमी लेकर आया है एमसीक्यू की एक सीरीज, और इसी सीरीज का आज यह 21वां लेक्चर है, जिसमें हम बात करने वाले हैं भारत के एकीकरण, राज्यों के पुनर्गठन और स्वतंत्रता के पश्चात के प्रमुख घटनाक्रमों के बारे में। तो यहाँ से 1 से 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण सेशन होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेप से को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है हमीदुल्लाह मंडल, नरेंद्र मंडल, हरि सिंह मंडल, विश्वनाथ मंडल। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। ध्यान रखिएगा, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस को नरेंद्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इस नरेंद्र मंडल की बात करें तो ध्यान रखिएगा, इसका गठन कब हुआ है? तो इसका गठन हुआ है 1920 में। यदि ऑप्शन में 20 नहीं होगा तो फिर सही आंसर होगा 21, पर आपको 1920 लगाना है पहले। और ये कब तक समाप्त कब हुआ है? ये तो समाप्त हुआ है जब भारत की आजादी होती है, 1947 में से समाप्त कर दिया गया है। तो इस गठन का प्रस्ताव पहली बार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के अंतर्गत लाया गया था। ध्यान रखिएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब लाया है? 1919। इसके अंतर्गत नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेप के गठन का प्रावधान था। और इस मंडल के पहले चांसलर कौन थे? ध्यान रखिएगा, पहले चांसलर थे बीकानेर के राजा थे। बीकानेर के राजा का नाम था गंगा सेन। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। लास्ट स्लाइड में, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया भी है, गंगा सेन एकमात्र ऐसे शासक हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के में शामिल रियासत थी बड़ौदा, ग्वालियर, होलकर, भोपाल। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भोपाल रियासत इस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में शामिल थी, जिसका गठन 1920 या 1921 में किया गया है। इस शुरुआत में इसमें 120 रियासतें शामिल थी, तो इसकी संख्या घटती बढ़ती रही है, इसे आपको याद रखना है। पर यदि हम बात करें तो बड़ौदा, ग्वालियर और होलकर रियासत ने इसमें कोई भी रुचि नहीं दिखाई है। ध्यान रखिएगा, भोपाल रियासत के अंतिम नवाब थे नवाब हमीदुल्लाह। ध्यान रखिएगा, नवाब हमीदुल्लाह, है ना, ये चैम्बर ऑफ प्रिंसेप के, है ना, 2 बार अध्यक्ष रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नवाब हमीदुल्लाह खान ने 1944 से 47 तक चैम्बर ऑफ प्रिंसेप के चांसलर के रूप में काम किया। दूसरा है, लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मैंने अभी बात की थी, नवाब हमीदुल्लाह खान भोपाल रियासत के अंतिम नवाब माने जाते हैं, और 1944 से 47 तक इन्होंने इस प्रिंसेस की अध्यक्षता की है। वहां पे चांसलर का पद होता था, और इन्होंने लंदन में गोलमेज सम्मेलन में बिल्कुल भाग लिया है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, 1930, 1931 और 1932 में। चलिए ध्यान रखिएगा, गोलमेज सम्मेलन भारत में आयोजित होने चाहिए, ये स्वराज्य पार्टी, है ना, के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है, बीपी मेनन की भूमिका रही है भारत के विभाजन में, भारत के राजनीतिक एकीकरण में, उपरोक्त दोनों में और भारत की स्वतंत्रता में। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बीपी मेनन की भूमिका भारत के विभाजन में भी रही है और भारत के राजनीतिक एकीकरण में भी रही है। चूंकि ये गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के राजनीतिक सहायक थे बीपी मेनन, इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून योजना बनाई थी, उसके माध्यम से भारत का विभाजन हुआ है। तो गवर्नर जनरल के सहायक के तौर पर विभाजन के रूप में इनकी भूमिका रही है। और भारत के राजनीतिक एकीकरण में भूमिका रही बिल्कुल, क्योंकि सरदार पटेल के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय रियासतों का एकीकरण का प्रयास किया है। तो दोनों ही सही हैं। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, बीपी मेनन द्वारा लिखित पुस्तकें हैं, बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट, द ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया, बोथ गिल्टी मैन इन इंडिया पार्टीशन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। ये दोनों शुरुआती पुस्तकें, है ना, बीपी मेनन के द्वारा लिखी गई हैं। और गिल्टी मैन इन इंडिया पार्टीशन ये इनकी पुस्तक नहीं है, राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ है? ऑप्शन 26 अक्टूबर 1946, 26 अक्टूबर 1947, 26 नवंबर 1948, 26 दिसंबर 1949। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर का भारत में विलय हो जाता है।
ध्यान रखिएगा, है ना। ये इस समय राजा कौन थे कश्मीर के? हरिसिंह थे, ध्यान रखिएगा, हरिसिंह राजा थे। और किस वंश के हैं? डोगरा वंश के, डोगरा वंश के राजा माने जाते हैं ये। और कश्मीर का भारत में विलय संधि पर हस्ताक्षर के माध्यम से हुआ है। तो विलय संधि पर हस्ताक्षर, ध्यान रखिएगा, तो विलय संधि पर हस्ताक्षर के माध्यम से 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर का भारत में विलय हुआ है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने संबंधी प्रस्ताव, ये जो प्रस्ताव था उस समय अनुच्छेद 306A कहा गया, किसके द्वारा पेश किया गया था? ऑप्शन है अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल स्वामी अयंगर, सरदार पटेल। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, गोपाल स्वामी अयंगर के द्वारा ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। और आपके लिए एक और महत्वपूर्ण चीज, ये अनुच्छेद 306A, इसको ही अनुच्छेद 370 कहा गया है, ध्यान रखिएगा। आगे जाके इसी को 370 मतलब कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जा देने से संबंधित था ये प्रस्ताव, जिसे गोपाल स्वामी अयंगर ने प्रस्तुत किया था। और ध्यान रखिएगा, बाद में अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया है। तो कब समाप्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, वर्ष 2019 में, है ना, कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा था उसे समाप्त कर दिया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 17 नवंबर 1956 जम्मू कश्मीर विधानसभा ने संविधान को अपनाया है। 26 जनवरी 1957 जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ है। 5 अगस्त 2019 संविधान से अनुच्छेद 370 हटाया गया है। तो कौन सा कथन सत्य होगा? 1 2 2 3 1 2 3 कोई नहीं। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि 17 अक्टूबर 1956, आपको 1956 याद रखना है, कश्मीर में विधानसभा ने संविधान को अपनाया, बिल्कुल सही बात है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था, बिल्कुल सही बात है ना। और तो 2019 में अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया। तीनों कथन सत्य हैं, इसमें आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, जूनागढ़ का भारत में विलय कैसे हुआ? ऑप्शन है संधि विलय द्वारा, विलय संधि द्वारा, जन्म संग्रह द्वारा, पुलिस कार्रवाई द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? जन्म संग्रह द्वारा। जन्म संग्रह के माध्यम से जूनागढ़ के लोगों ने भारत में विलय करने के लिए स्वीकृति दी है, इसे आपको याद रखना है। तो जूनागढ़ का भारत में विलय कब हुआ है, इसे आपको याद रखना है। 1948 में जूनागढ़ का भारत में विलय हुआ। कश्मीर का 47 में, जूनागढ़ का 48 में। अगला प्रश्न है, जूनागढ़ के अंतिम शासक कौन थे? महावत खान जी तृतीय, महावत खान जी द्वितीय, मुजफ्फर खान जी, हामिद खान जी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, हामिद खान जी तृतीय जूनागढ़ के अंतिम राजा थे। और बाद में फिर ये पाकिस्तान चले जाते हैं। जन्म संग्रह के द्वारा जूनागढ़ का भारत में विलय 1948 में हो जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हैदराबाद राज्य का भारत में विलय कैसे हुआ? ऑप्शन है विलय संधि द्वारा, जन्म संग्रह द्वारा, पुलिस कार्रवाई द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? पुलिस कार्रवाई द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो द्वारा पुलिस कार्रवाई की गई है और हैदराबाद राज्य का विलय 1948 में किया गया है, इसे आपको याद रखना है। हैदराबाद में निजाम का शासन था। तो ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर का विलय 1947 में विलय पत्र द्वारा होता है। जूनागढ़ का विलय 1948 में जन्म संग्रह द्वारा होता है। हैदराबाद का विलय 1948 में पुलिस कार्रवाई के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, हैदराबाद के अंतिम निजाम कौन थे? है ना, निजामुल मुल्क, नासिर जंग, आसिफ जाह, चतुर्थ उस्मान अली खान। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। आपके हैदराबाद के जो अंतिम निजाम हैं वो उस्मान अली खान थे। ध्यान रखिएगा, निजाम संस्थापक हैं हैदराबाद के। तो हैदराबाद स्वतंत्र राज्य कब बना था? 1724 में। तो हैदराबाद राज्य की स्थापना कब हुई है? 1724 में। और इस समय मुगल बादशाह कौन थे? तो मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह और रंगीला इनकी उपाधि थी। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद शाह रंगीला थे इस समय। और जो आपके संस्थापक हैं, हैदराबाद के संस्थापक हैं, उनका पूरा नाम था निजाम उल मुल्क। ध्यान रखिएगा, निजाम उल मुल्क, है ना, ये लिखा हुआ है। तो निजाम उल मुल्क हैदराबाद के संस्थापक माने जाते हैं, संस्थापक, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भोपाल रियासत का भारत में विलय कब हुआ है? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1948, 1 जून 1949, 15 अगस्त 1949। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। 1 जून, है ना, 1949 को भोपाल
राज्य का भारतीय संघ में विलय हो जाता है। तो जब विलय हुआ है उस समय भोपाल रियासत के नवाब कौन है? हमीदुल्ला खां। हमीदुल्ला खां ये भोपाल रियासत के अंतिम नवाब माने जाते हैं। भोपाल राज्य की स्थापना दोस्त मोहम्मद खां के द्वारा की गई है, इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भोपाल ब्रिटिश भारत में एक रियासत के रूप में सामने आया है? तो ब्रिटिश भारत की एक रियासत के रूप में भोपाल कब सामने आया? 1818, 1821, 1825, 1840। प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1818 में, है ना, एक संधि होती है जिसको एंग्लो भोपाल संधि कहा जाता है। एंग्लो भोपाल संधि कहा जाता है और भोपाल ब्रिटिश रियासत के अंतर्गत, है ना, उभरता है, इसे आपको याद रखना है। और इस समय नासिर खान जो भोपाल के नवाब माने जाते हैं, इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किस वर्ष किया गया है ना? ध्यान रखिएगा, भाषाई प्रांतीय आयोग को ही धर आयोग कहा जाता है। तो ऑप्शन है 17 जून 1947, 17 जून 1948, 10 जनवरी 1949, 15 फरवरी 1950। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, 17 जून 1948 को एस के धर आयोग का गठन किया गया था। तो डॉक्टर माफ करिएगा, उस समय जो हमारे प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किया गया था 17 जून 1948 को। और बाद में इन्होंने फिर अपनी रिपोर्ट दी है। तो ध्यान रखिएगा, रिपोर्ट कब दी है? तो 10 दिसंबर, ध्यान रखिएगा, 10 दिसंबर 1948 को, है ना, भाषाई प्रांतीय आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी है, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया गया था। इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भाषाई प्रांतीय आयोग में शामिल सदस्य थे एस के धर, जगत नारायण लाल, पन्नालाल, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो ध्यान रखिएगा, भाषाई प्रांतीय आयोग 3 सदस्य शामिल थे, एस के धर अध्यक्ष थे, जगत नारायण और पन्नालाल शामिल थे। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद जेबीपी समिति में शामिल सदस्य नहीं था। ऑप्शन है वल्लभ भाई, पट्टाभी सीतारमैया, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण जेबीपी समिति में शामिल नहीं थे। और जेबीपी समिति का यदि हम बात करें तो जेबीपी समिति का गठन कब हुआ है? गठन हुआ है 1948 में, और दिसंबर 1948 में गठन हुआ है। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी है? तो ध्यान रखिएगा, अप्रैल 1949 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। और इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग को खारिज कर दिया था। इसे आपको याद रखना है। यदि हम जयप्रकाश नारायण की बात करें तो इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया है बिहार में, इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ है ना? 15 अगस्त 1952, 22 दिसंबर 1953, 26 जनवरी 1949 और 30 फरवरी 1956। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया है। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो 30 दिसंबर 1955 को इस आयोग के द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपी गई है, इसे आपको याद रखना है। और इस आयोग ने, ध्यान रखिएगा, 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों, है ना, पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और बाद में इसी के आधार पर, है ना, ध्यान रखिएगा, 14 राज्य बनाए गए हैं, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, इसे आपको याद रखना है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग में शामिल सदस्य थे न्यायमूर्ति फजल अली, हैदरनाथ कुजरू, के.एम. पडिक्कर, उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी, है ना। तो जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ है। 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी है और इनकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य का पुनर्गठन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, है ना। तो ऑप्शन है पुरुषोत्तम दास टंडन, विनोबा भावे, राजगोपालाचार्य, राम मनोहर लोहिया। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, विनोबा भावे द्वारा। ध्यान रखिएगा, विनोबा भावे द्वारा 1951 में पोचमपल्ली नामक स्थान से भूदान आंदोलन को शुरू किया गया था। और यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि भूदान आंदोलन किस विचारधारा पर आधारित है? तो ध्यान रखिएगा, ट्रस्टीशिप। तो महात्मा गांधी की अवधारणा थी ट्रस्टीशिप, उस पर आधारित है भूदान आंदोलन।
चलिए, अच्छा यहाँ विनोबा भावे बड़े महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं और व्यक्तिगत सत्याग्रह, ध्यान रखिएगा, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही माने जाते हैं विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940 में कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था, इसे आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पंचशील समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए हैं? 29 अप्रैल 1954, 29 दिसंबर 1954, 29 अप्रैल 1955, 29 दिसंबर 1955। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, पंचशील किस किस के बीच में हुआ है? चीन और भारत के बीच में हुआ है, और ये समझौता हुआ है तिब्बत को लेकर भी था। और चीन के उस समय प्रधानमंत्री थे चाओ एन लाई द्वारा, और भारत की तरफ से नेहरू जी द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ध्यान रखिएगा, पंचशील समझौता। बाद में फिर भारत चीन युद्ध हो जाता है 1962 में, तो एक हिसाब से अनौपचारिक तौर पर यह समझौता समाप्त हो गया। आगे बात करते हैं, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर आधारित एक प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब स्वीकार किया गया है? 1957, 1960, 1965, 1970। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ये हो जाएगा 1957 में यूएनओ द्वारा इसको स्वीकृत किया गया है। ध्यान रखिएगा, इस प्रस्ताव को भारत, साथ ही साथ स्वीडन और साथ ही साथ यूगोस्लाविया द्वारा संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तुत किया गया था। वो बाद में 1957 में से स्वीकार कर लिया गया है। आगे बात करते हैं, भारत पाक युद्ध किस वर्ष नहीं हुआ है? ऑप्शन है 1948, 1965, 1991, 1999। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1991 में कोई भारत पाक युद्ध नहीं हुआ है। ध्यान रखिएगा, भारत पाक के बीच में 4 युद्ध हुए हैं। 1948 में पहला युद्ध हुआ है, 1965 में युद्ध हुआ है, ध्यान रखिएगा, 1900, इसके बाद ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा जो है 1971 में हुआ है, और चौथा जो है वो 1999 में हुआ है। इसे आपको याद रखना है। 1999 का जो युद्ध है इसको कारगिल युद्ध कहा जाता है, कारगिल युद्ध, इसे आपको याद रखना है। और कारगिल युद्ध के समय प्रधानमंत्री कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी थे। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, अगर पहले की बात करें तो इस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं। 1965 में जब युद्ध हुआ है तो इस समय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। और 1971 में जब युद्ध हुआ उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हैं, और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हैं। आगे बात करते हैं, ताशकंद समझौता किस वर्ष हुआ है? ऑप्शन है 1964, 1966, 1968, 1970। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। तो ध्यान रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में यह समझौता हुआ है। और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, भारत ने पाकिस्तान को पराजित कर दिया था। बाद में यूएसएसआर की मध्यस्थता में यह समझौता भारत पाक के बीच में हुआ है। तो यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, इस समझौते पर किसने हस्ताक्षर करे हैं? तो भारत की तरफ से, ध्यान रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने हस्ताक्षर किए हैं, जो उस समय के भारत के प्रधानमंत्री थे। और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान, जो उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं, शिमला समझौता किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1970, 1971, 1972, 1975। ध्यान रखिएगा, 1975। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1972 में शिमला समझौता हुआ है। ध्यान रखिएगा, भारत और पाक के बीच में यह समझौता हुआ है, और भारत पाक के बीच में तीसरा युद्ध होता है, ध्यान रखिएगा, 1971 में। और 71 में भारत पाकिस्तान को पराजित कर देता है। बाद में शिमला में दोनों देश समझौता करते हैं, जिसको कहा गया शिमला समझौता। और इस समझौते में भारत की तरफ से इंदिरा गांधी ने भाग लिया है, इंदिरा गांधी ने साइन करे हैं, और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस पर साइन किए हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो के द्वारा इस पर साइन किए गए हैं। और यही वह समझौता था जिसमें निर्धारित हुआ कि भारत पाक के बीच में यदि कोई विवाद होता है तो उसे द्विपक्षीय आधार पर हल किया जाएगा। और इसी समझौते के अंतर्गत कश्मीर में सीमा रेखा का निर्धारण भी किया गया था। इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष अपनी सभी बस्तियों को भारत को सौंप दिया?
1953, 1954, 1955, 1956। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1954 में फ्रांसीसी सरकार ने सभी बस्तियों को भारत को सौंप दिया है ना? ध्यान रखिएगा, अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 में। और ध्यान रखिएगा, पहली फैक्ट्री फ्रांसीसियों ने कब लगाई है? तो ये प्रश्न ही पूछा जाता है। तो पहली फैक्ट्री 1968 में लगाई गई है। कहां पर लगाई गई है? सूरत में। ध्यान रखिएगा, सूरत में। और इसके बाद यदि हम बात करें तो दूसरी फैक्ट्री की बात करें तो 1669 में मूसुलीपट्टनम में, है ना, इन्होंने दूसरी फैक्ट्री लगाई है। इसे आप याद रखिएगा। बाद में ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक प्रश्न आता है वांडीवास। तो वांडीवास का युद्ध होता है, वांडीवास युद्ध होता है। वांडीवास कहाँ है? तमिलनाडु में। तो वांडीवास का युद्ध हुआ है 1760 में। ध्यान रखिएगा। और यह युद्ध किसके बीच में होता है? तो फ्रांसीसी और दूसरी तरफ कौन होते हैं? अंग्रेज होते हैं, जिसमें अंग्रेज जीत जाते हैं, फ्रांसीसी हार जाते हैं और यहाँ से फ्रांसीसी राजनीतिक शक्ति के तौर पर भारत में समाप्त हो जाते हैं। और फ्रांसीसियों की कुछ बस्तियां अलग अलग स्थानों पर होती हैं, तो अब वो केवल व्यापार में अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो यदि हम फ्रांसीसी बस्तियों की बात करें तो अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पांडिचेरी संघ राज्य में शामिल क्षेत्र कौन कौन से थे? ऑप्शन है पांडिचेरी, यनम, करिकाल, उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा, उपरोक्त सभी पांडिचेरी संघ राज्य में शामिल थे। तो यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जाता है। पांडिचेरी संघ राज्य के अंतर्गत यदि हम बात करें तो पांडिचेरी तमिलनाडु क्षेत्र में ही आता है। और यनम की बात करें तो यनम है, करिकाल और एक और है माहे। तो ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। तो माहे जो है वो केरल के अंतर्गत आता है, माहे केरल के अंतर्गत आता है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। यनम की बात करें तो फिर आंध्र प्रदेश में, करिकाल की बात करें तो तमिलनाडु में आता है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन विजय का संबंध है ऑप्शन ए पांडिचेरी मुक्ति संग्राम, बी गोवा मुक्ति संग्राम, सी सिक्किम आंदोलन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, गोवा मुक्ति संग्राम से ऑपरेशन विजय संबंधित है। भारत सरकार के द्वारा गोवा को मुक्त करने के लिए 1961 में ऑपरेशन विजय को संचालित किया गया था। अब यदि हम बात करें पुर्तगालीस की तो ध्यान रखिएगा, 1498 में वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह आता है। और बाद में फिर पुर्तगाली इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। और फिर वहां से पहला गवर्नर जनरल बनकर आता है फ्रांसिस डी अल्डेमा। और ऐसे गवर्नर जनरल लगातार चलते रहते हैं। और बाद में 1961 में ऑपरेशन विजय के माध्यम से गोवा को मुक्त करा लिया जाता है। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, 12वां संविधान संशोधन। तो 12वां संविधान संशोधन के अंतर्गत गोवा और दमन व दीव, ध्यान रखिएगा, दमन एवं दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है 12वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। और ध्यान रखिएगा, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में प्राप्त हुआ है। तो गोवा पूर्ण राज्य कब बना है? वर्ष 1987 में। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, सही मिलान नहीं है। बंबई 1960, नागालैंड 1963, मेघालय 1972, मिजोरम 1985 स्थापना वर्ष से संबंधित प्रश्न है। तो क्या सही मिलान नहीं है? तो आंसर आ जाएगा डी। ध्यान रखिएगा, मिजोरम 1985 गलत हो जाएगा, 1987 आएगा। तो मिजोरम का जो गठन है वर्ष 1987 में किया गया था। बाकी बंबई या महाराष्ट्र लिखा होना चाहिए, तो महाराष्ट्र 1960 सही है। नागालैंड का गठन 1963 में हुआ है। ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें तो सबसे पहले एस के धर समिति का गठन 1948 में किया गया था। और उसके बाद जेवीपी समिति का गठन भी 1948 में किया गया था। बाद में जस्टिस फजल अली आयोग बनाया गया था 1953 में, जिसने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी है। और फजल अली आयोग की सिफारिश के आधार पर ही 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। और आंध्र प्रदेश 1953 में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। और बाद में फिर अलग अलग राज्यों का गठन अलग अलग वर्षों में भाषा के आधार पर किया गया था। तो अभी वर्तमान में यदि हम देखें तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ध्यान रखिएगा, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन में निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है? ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा?
गोविंद बल्लभ पंत की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने की। ध्यान रखिएगा, गोविंद बल्लभ पंत जो है ना, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया है, उस समय देश के गृह मंत्री थे। ध्यान रखिएगा, उस समय देश के गृह मंत्री थे। बाद में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है इन्हें भारत रत्न कब मिला है, तो 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो आज के लिए फिर इतना ही, और भारतीय स्वतंत्रता से संबंधित, जनजातीय किसान विद्रोहों से संबंधित अगले लेक्चर में हम आपसे बात करते हैं। जनजाति विद्रोह, किसान विद्रोह से भी एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। आज के लिए धन्यवाद।